नमस्कार, मैं हूं गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक पीयूष प्रवाह, पाठ 1। उसने कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस पाठ का पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ये कहानी उस समय की है जब विदेश के अंदर पहला महायुद्ध चल रहा था। तो देखिएगा कि 14 से लेकर 18 तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो प्रथम महायुद्ध चला उसकी कहानी है। यहाँ हमारे पंजाब के कुछ जवान ब्रिटेन की अगवानी करने के लिए विदेश चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने जो पराक्रम का परिचय दिया वो सराहनीय है। उसमें बहुत सारे लोग थे। लहना सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है और इस तरह से बहुत सारे पाठ करने वाले लोग हैं। उन्होंने वहाँ अतुलनीय परिचय दिया। सूबेदार की जो पत्नी सूबेदारनी, वो लहना सिंह के बचपन की मित्र थी। अचानक उनसे मित्रता हो जाती है और एक बार उनके गांव जाने का मौका मिला। काफ़ी दिन बाद पता लगा, 25 साल बाद दोबारा मुलाकात होती है तो पता लगा सूबेदार हजारा सिंह उसी लड़की का पति है और उसका बेटा भी लाम पर जाता है। उन्होंने झोली फैलाकर कहा, जिस प्रकार से एक दिन आपने उस घोड़े से मेरी रक्षा की थी, मैं आपके सामने आंचल पसारती हूँ, आप मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। इसी प्रकार जब वहाँ युद्ध हो रहा था, नकली लेफ्टिनेंट आ जाता है। सूबेदार हजारा सिंह पहचान नहीं पाते हैं, किंतु लहना सिंह पहचान जाता है और अपने साथियों की जान भी उन्होंने बचाई। साथ में बोदा सिंह जो कि सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र, उसकी जान बचाई और सूबेदार हजारा सिंह उनके साथियों की जान बचाई, किंतु उसके बदले में उन्होंने खुद की जान दे दी। ये पाठ बहुत ही विचारणीय और ज्ञानवर्धक पाठ है और इसमें प्रेम, समर्पण, त्याग, देश के प्रति समर्पण, ये सारी चीज़ें इस पाठ के माध्यम से हमें पढ़ने के लिए मिलेगी। सबसे पहले लेखक परिचय। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से लेकर के 1922 ईस्वी हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा, विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सूक्ष्म जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। कछुआ धर्म, मोरेसी मोही कुठाओं आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया एवं वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। अब देखिए पाठ परिचय। उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 में लड़ा गया की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। कहने का तो है कि हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था और जब पहला महायुद्ध चला तो उसमें मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, तो धुरी राष्ट्रों में
कौन कौन देश थे? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। लेकिन मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये देश मित्र राष्ट्रों में थे। इनका जब युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर अनेक प्रकार के जो उपनिवेशिक देश थे जहां पर अंग्रेजों का साम्राज्य था, उन देशों के सैनिक भी वहां पहुंचे। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों का हमारे देश में साम्राज्य था। अंग्रेजों की अगवानी करने के लिए, अंग्रेजों का साथ देने के लिए हमारे भारतीय फौज भी वहां गई थी और उन्होंने वहां अतुलनीय परिचय दिए, जान देकर भी रक्षा की। देखिएगा, ये जो पाठ है बड़ा ही सुंदर, रोचक, प्रेम भरा पाठ है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम। अमृतसर के बाजार में बच्चे गए थे और उनका प्रेम था बाल सुलभ, अर्थात बच्चों में आनंद प्रदान करने वाला जो प्रेम था। महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। ये कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पर पार करती हुई मृत्यु से यहाँ पर समाप्त होती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और विकट पथ पार करती हुई मृत्यु से यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए, ये जो कहानी है आदि पर रख करके विकास प्रेम वगैरह रखकर बुना गया, अमृतसर के बाजार में मृत्यु से यहाँ पर समाप्त होती है। ये उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ, क्योंकि जिस एरिया में, जिस अंचल में रहते हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी इस पाठ के माध्यम से किया गया है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। अर्थात हिंदी साहित्य के अंदर एक विशिष्ट धरोहर थाती विरासत है। पहला पॉइंट दे रखा 1, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है, उनसे हमारा निवेदन है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली, बम्बू में बांस को भी काटने वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, अर्थात घोड़े गाड़ी चलाने वाले लोग उनकी पीठ पे चाबुक मारते हैं, जिसके कारण वो सही रास्ते पर चलें, और लगातार देने के कारण, चाबुक से मारने के कारण उनकी पीठ तक छिल जाती है। चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों में न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोर को छींट कर अपने ही को सताया बताते हैं। क्योंकि चलते हैं तो किसी का पैर छिद जाता है, किसी का क्या दब जाता है। कारण क्योंकि अमृतसर की वे तंग गलियाँ जिनके अंदर तांगे गाड़ी भी चल रहे हैं, साथ में लोग भी पैदल चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब वो चल रहे हैं तो वो जब बोलते हैं तो भी उनके बोलने में बड़ी कड़वाहट है। वे बोलते हैं, दिख रहा सीधा है, लेकिन फिर भी वो लोगों को हटाने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है। दूसरी बात, जब तक वो बोलते नहीं हैं, लोग पैदल चलने वाले लोग रास्ते से हटते नहीं हैं। जब तक वो सुनते नहीं हैं तब तक वहाँ से हटते भी नहीं। ऐसी स्थिति में उनको बोलना भी ज़रूरी पड़ता है
और बोलते भी ऐसे हैं, करवाट भरी चीज़ों से। देखना दे रखा है, उंगलियों के पोर को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराश और क्षोभ के अवतार बने नाक की सिद्ध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्राकार गलियों में एक एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह का मतलब बादशाह, कहते हुए सफ़ेद। इस तरह से मतलब वो अनेक प्रकार की भाषा बोलते हुए आगे निकलते हैं। फेटों, खचरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भाई भारे वाले किसको बोलते हैं? पैसा दे करके गाड़ी में सवारी करने वाले। खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं, अर्थात चले जाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। ऐसी भी कोई बात नहीं है, जब वहाँ पैदल चलने वाले लोग हैं, या तो जी या साहब इस तरह की आवाज़ को सुने बिना वहाँ रास्ते से कोई नहीं हटता है। बाकी वो भी तो रास्ते में जाना चाहते हैं न, क्योंकि वे जो अमृतसर की तंग गलियाँ हैं उनमें से वो तांगे गाड़ी भी चल रहे हैं और लोग भी चल रहे हैं। ये तो उस ज़माने की बात है, 1914-15 की, उस समय की बात है। अब से 100 साल पुरानी बात है। उस समय वहाँ तंग गलियाँ थी, उनका क्या हाल रहा होगा, वो बात इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। अब देखिएगा, हटना पड़े, ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। ये बात नहीं है कि उनकी आवाज़ है वो चलती नहीं है, उनकी आवाज़ में कड़वाहट नहीं है, चलती है लेकिन मीठी छुरी की तरह। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी, अर्थात कोई बुढ़िया पैदल चल रही है, बार बार उसको चुनौती का अर्थ होता है चुनौती। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती है, अर्थात रास्ते से नहीं हटती है, तांगे वालों को रास्ता नहीं देती है, तो उनकी बचने वाले के ये नमूने हैं। उनको बचने के लिए, अर्थात ये औरत तू बच जा, ये स्त्री तू बच जा, रास्ते से हट जा, इस तरह से वो शब्दों का उपयोग करते हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उमरियाए वालिए। इसी में कहा गया है, में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है। हट जा जीने योग्य, अर्थात अभी तू जीने योग्य है, अभी तुम्हें मरना नहीं है। हट जा कर्मा वालिए, अर्थात तू भाग्यशाली है। हट जा पुत्ता प्यारिए, तू पुत्रों को प्यारी है। बच जा लंबी उमरिया वाली, और लंबी उम्र तेरे सामने है। अभी क्या है कि तेरी उम्र नहीं हुई है, अभी तेरी लंबी उम्र है, लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। इस तरह की बातें, इस तरह की आवाज़, इस तरह की बातें लोगों के सामने वो करते हैं, जिसके कारण लोग उनकी बातों को सुन करके वहाँ से हटने की चेष्टा करते हैं। हटते हैं कि अभी पीछे से कोई बोल रहा है, हमें हट जाना चाहिए। वो भी क्या है कि अपनी बात को मीठी छुरी की तरह ही बोलते हैं, जैसे कोई मीठी छुरी चल रही है, मीठी छुरी की तरह उनकी बोली महीन मार करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे कोई महीन मार करती है, मीठी छुरी की तरह उनकी आवाज़ निकलती है। वे लोग भी, पैदल चलने वाले लोग भी, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे अपने स्थान से नहीं हटते हैं, अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि रास्ता सभी को तय करना है, जाना सभी को है, रास्ता सकड़ा है, तंग गलियाँ हैं। ऐसी स्थिति में आने जाने वाले लोग, अगर मान लीजिए वो लोग पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके लिए वो शॉर्टकट रास्ता था, इधर से निकलते हैं, किंतु तांगे वाले भी शॉर्टकट जाना चाहते हैं, जिसके कारण उनको समय कम लगे, इसलिए तांगे गाड़ी वाले, पैदल चलने वाले लोग चलते हैं। लेकिन पैदल चलने वाले लोगों को अनेक प्रकार की बातें कह करके उनको जगह से हटाना पड़ता है, जिसके कारण वे अपने टांगों को उनके अंदर से उस जगह में से निकाल सकें। अब देखिए, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले।
ये कहना चाहते इस प्रकार से बम्बू काट वालों के बीच, बम्बू काट किसको बोलते हैं, लकड़ी की गाड़ी वालों के बीच में से एक लड़का और एक लड़की उस बाजार में सामान लेने के लिए आ जाते हैं। कहने का थे कि लड़का भी अपने ननिहाल आया हुआ था और लड़की भी अपने ननिहाल आई हुई थी। दोनों अपने ननिहाल आए हुए थे और ननिहाल आने के कारण उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। उनके जहाँ वो ननिहाल में ठहरे हुए थे उन्होंने कुछ उनसे चीज़ें मंगवाई थी। उनको लेने के लिए वे दोनों बाज़ार में आ मिलते हैं। दोनों बाज़ार में आ जाते हैं। दुकानदार क्या है कि किसी काम में व्यस्त था, वो चीज़ देने में व्यस्त था। जब उनको थोड़ा समय मिला तो आपस में परिचय करते हैं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ तुम कहाँ रहते हो। तो उन्होंने अपना अपना परिचय दिया कि वह लड़के ने बताया, इसी प्रकार से लड़के ने बताया कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में क्या है कि थोड़ा वक्त मिला तो उसके पश्चात उन्होंने क्या है कि जो सामान देने वाला दुकानदार था थोड़ा फ्री हुआ और ऐसी स्थिति में उनका जो सामान उनको देना था दे दिया। अब देखिएगा, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिली। उसके बालों और उसके ढीले सूतने का मतलब पायजामा से जान पड़ता था कि दोनों सिख थे। अर्थात दोनों के बाल, लड़कियां तो बाल रखती है लेकिन पंजाबी जो लोग होते हैं उनमें लड़के भी बाल रखते हैं। और उनके ढीले ढाले पायजामा को देखकर जान पड़ता था कि दोनों ही पंजाबी थे, दोनों सिख थे। इसके बाद जान पड़ता सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। वो तो अपने मामा के लिए केस धोने के लिए, बालों को धोने के लिए दही लेने आया था और वो लेने आई थी रसोई के लिए बढ़िया। ये बढ़िया क्या होता है? बढ़िया है ये जिसको आप कह सकते हैं कि सोयाबीन की बढ़िया या दाल की बनी बढ़िया, जिसको आप कह सकते हैं सोयाबीन की जो दाल वगैरह जो बनाई जाती है, या बढ़िया जिसको आप कहते हैं बड़ी, सोयाबीन छोटी बड़ी। तो ये क्या है कि बड़े साइज की जो आकार की मंगोड़ियाँ जिसको आप कह सकते हैं, ये बढ़िया हैं। वो लेने आई थी सब्जी बनाने के लिए। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। दुकानदार क्या करता था, लगभग 1 किलो शेर भर लगभग उसमें वो पापड़ थे, गीले थे, लेकिन वह गिन रहा था और गिने बिना वह हट नहीं रहा था। वहाँ और भी लोग खड़े थे, उनको भी वह सामान दे रहा था। तेरे घर कहाँ है? अब जैसे मान लो बच्चों को थोड़ा वक्त मिला तो उन्होंने कहा तेरे घर कहाँ है? मगरे में, और तेरे अर्थात बीच में, माजे में। यही कहाँ रहती हैं? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं, अर्थात वो मेरे मामा जी हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है, जगह का नाम है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। ये सामान जो लेने आए थे ये इनको सामान देने लगे। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। अर्थात उसको चुहल सूझी, उस लड़के को मजाक सूझी और मजाक में उसने कह दिया, तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या? अर्थात तुम्हारी सगाई हो गई क्या? तो इस बात को सुनने के पश्चात वो लड़की शर्मा गई और उसको धत कह करके दौड़ गई। लड़का उसका मुंह देखता ही रह गया। वह वहाँ से अपने घर की ओर चली गई और लड़का उनका मुंह देखता रह गया, क्योंकि लड़के को चुहल आ रही थी, उसके मन में मजाक करने की सी बात आ रही थी। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। ये कहना चाहते हैं दूसरे या तीसरे दिन, ये जरूरी नहीं रोजाना, दूसरे तीसरे दिन अचानक वो मिल जाते। और लड़के की एक आदत सी बन गई थी, वह तुरंत उसे यही पूछता, तुम्हारी कुड़माई हो गई? और लड़की धत कह करके भाग जाती। अर्थात लड़के को चुहल सूझ रही थी, लड़के को मजाक सूझ रही थी। अंत में परेशान होकर के उस बालिका ने कह दिया, हाँ हो गई,
तो कैसे? तो उन्होंने देखते नहीं, रेशम के सालू मैंने ओढ़ रखे हैं। जबकि सच्चाई थी उसकी कुछ भी नहीं हुई थी। उसने भी उसी के मजाक को उसी के जवाब में कह दिया, हाँ हो गई। और उसके पश्चात वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। रास्ते में पता नहीं कितने लोगों का नुकसान किया। बीच में उनकी मुलाकात 25 साल तक नहीं होती है। उनकी मुलाकात तो तब होती है, वो भी भूल जाता उस बात को और वो भी भूल जाती है। उसके पश्चात वो फौज में भर्ती हो जाता है और उसके बाद उस बालिका की शादी हो जाती है। उसके पति है वो फौज में सूबेदार था। वो विदेश में जा कर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। उनका एक बेटा भी जन्म गया, बोधा सिंह, वह भी फौज में भर्ती हो गया। और वह बोधा सिंह का, सूबेदार हजारा सिंह का भी बहुत ख्याल रखता था। और एक बार उनको उनके गांव जाने का मौका मिला। उन्हें कहा था कि भाई अंदर जा कर के आ जा, तुम्हें पहचानती है। तो लहना सिंह ने सोचा, अरे मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं, पहचानती नहीं है। अंदर गए तो उन्होंने कहा, मैं आपने पहचाना? लेकिन लहना सिंह नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी कुड़माई हो गई। इस बात को जान करके उनको सच्चाई का पता लगा कि कौन है। बाद में उन्होंने कहा, जिस प्रकार से आपने दही वाले के यहाँ जब तांगा जो घोड़ा था बिदक जाता है, घोड़ा बिगड़ जाता है, और आपने घोड़े से मेरी जान बचाई, ठीक उसी प्रकार से आप मेरे पुत्र व मेरे पति की सुरक्षा करना। वे दोनों लाम पर जाते हैं, मैं आपके सामने झोली पसारती हूँ। इस तरह के बातें उनके सामने की गई। तो वहाँ फौज में जाने के पश्चात वो तो वैसे ही क्या है कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। फौज में जाने के बाद उन्होंने उनके पति और बेटे की रक्षा की। यहाँ तक जब उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत बड़ा जख्म उनको हो जाता है। लहना सिंह को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हजारा सिंह सौगंध तक दिलाता है। बोधा सिंह भी उसको कहता है कि चलिए, किंतु उन्होंने बहाना बना करके उनको मना कर दिया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, देखते नहीं मैं आराम से खड़ा हूँ। जबकि ऐसी स्थिति में उनको बहुत बड़ा जख्म लग चुका था। उनको पता लग गया था कि तेरा जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, तू जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए इनका वक्त बर्बाद करना गलत है। और कीरत सिंह जो उनके पास में था, उनको बार बार कह रहे थे मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शरीर से बहुत सारा रक्त बह चुका था। रक्त बहने के कारण उनके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है, जाने का समय जब हो जाता है, तो जो पहले जो घटना घटित हो जाती है, पहले जो घटना घटित हो जाती है जीवन में महत्वपूर्ण घटना जो बचपन की है, वो भी उनको उनके लिए तरोताज़ा हो जाती है। जीवन की बातें दोबारा याद बन करके आ जाती है कि मैं किस तरह से जीवन यापन करता था। ठीक उसी प्रकार से लहना सिंह के सामने भी पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी बातें दोबारा उभर करके सामने आ जाती है। वो विचार करने लगते हैं और इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं बातों के साथ ऐसा विचार करते करते उनकी जान निकल जाती है। बाद में अंत में पता चलता है, अखबार में छपने से पता लगा कि लहना सिंह मरा जख्मों के कारण। अर्थात उनके इतने जख्म लग गए थे, इतनी शरीर पर चोटें लग गई थी, जिसके कारण उनको मौत का मुख देखना पड़ा। देखेगा, जब भोदा सिंह व हजारा सिंह जिद करते हैं तो उन्होंने सूबेदारनी की सौगंध दिलाकर कहा कि आप जाइए, मेरी चिंता न करें, देखते नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बदौलत आगे के काम रुक जाएं। जबकि बहुत बड़ा जख्म उनको एक लग गया था, जिसकी वजह से उनको एहसास हो गया था कि तेरा बचना मुश्किल है। तो देखेगा, उन्होंने प्रेम के साथ साथ में देश के प्रति समर्पण की भावना भी जगाई। ये पाठ कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत ही सोच समझ करके लिखा गया पाठ है, जो कि 1915 में लिख दिया गया। अब से 105 साल पहले लिख दिया गया था, क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो महायुद्ध चला, उसमें इसी तरह की विभीषिकाएँ थी। इस पाठ के माध्यम से ये भी पढ़ेंगे कि बीच बीच में ये लोग किस तरह से हंसी मजाक करके अपना समय गुजारते हैं। यहाँ से ज़्यादा वहाँ ठंडी पड़ती है, फिर भी मोर्चों के अंदर, खंदकों के अंदर उनको रहना पड़ता है। और किस प्रकार से लहना सिंह ने अपने साथियों की जान बचाई। कैसे? अपने साथियों की जान बचाने के लिए नकली लेफ्टिनेंट जो जर्मन का था, वो इंग्लैंड का बन करके आ गया, जबकि अपने लेफ्टिनेंट को अच्छी तरह पहचानते थे और उनको बातों में उलझा करके सच्चाई जानकारी ले ली। और इस प्रकार से अपने साथियों की, बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाई।
क्योंकि उन्होंने तो उनको भ्रमित करके दूर भेज दिया था और सबको इसके माध्यम से वो मार देते, किंतु फिर भी उन्होंने अपने सभी साथियों की जान बचाई। ठीक है, ये इतना ही काफ़ी है, बाकी कल। थैंक यू।